और राजनीति में सबसे पहली खबर होगी यूपी के गाजियाबाद में हुए हत्याकांड की। बकरीद के दिन गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। अब उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 50,000 का इनामी असद गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग कर रहा था और इसी के जवाब में कार्रवाई में असद ढेर हो गया। आखिर 48 घंटे में पुलिस असद तक कैसे पहुंची, यह खास रिपोर्ट देखिए और समझिए। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। 48 घंटे पहले बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या की हत्या हुई और 48 घंटे बाद सूर्या की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी असद की कहानी खत्म हो गई। जिस असद ने 17 साल के सूर्या चौहान को मौत के घाट उतारा, जिसने बकरीद के दिन हलाल का खौफ दिखाकर खून बहाया, उसी असद का हिसाब अब यूपी पुलिस की गोली ने कर दिया है। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद इंद्रापुरम में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जो 4 गोले हैं यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बाइक पास वहाँ गिरी थी और यहाँ पर खून के निशान है। सर्कल बने हुए हैं जहाँ पर असद गिरा था, खून के निशान यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। कुल ऐसे ही और भी सर्कल है जो कि 7 से ज़्यादा जो है राउंड फायरिंग की बात जो है सामने आई है, जिसके बाद उसे घायल हालत में फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। योगी राज में हिसाब क्लियर है, अपराध करोगे तो हिसाब बुलेट से ही होगा। दरअसल सूर्या की हत्या के बाद असद फरारी का प्लान बना रहा था, पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की गोलियों के सामने कुर्बानी कांड वाले असद का खेल खत्म हो गया। लेकिन कैसे महज 48 घंटे में ही असद को योगी फोर्स ने ढेर कर दिया, उसकी इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। हत्या के बाद सबसे पहले असद ने अपना ठिकाना बदला, मोबाइल का इस्तेमाल कम किया और पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश में जुट गया। जांच में सामने आया कि फरारी के दौरान असद ने अपने कुछ परिचितों और दोस्तों से संपर्क किया। उसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रही थी। सूत्रों के मुताबिक असद किसी दूसरे शहर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को उसके मूवमेंट की सूचना मिल गई। मुख्य आरोपी जो असद था वो फरार चल रहा था और वो वांछित था। उस पर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने एक साथी के साथ अपने कुछ साथियों से मिलने इस क्षेत्र में आने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पर नाकेबंदी की गई थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। दरअसल 50,000 के इनामी असद की तलाश में कई टीमें लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि असद वसुंधरा इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन खुद को घिरता देख असद ने सरेंडर करने की बजाय हथियार उठा लिया और जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया। असद अपने साथी के साथ जब बाइक से आता है तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगता है। उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करता है। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद इलाके में गुस्सा था, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था और अब मुख्य आरोपी की मौत के बाद पुलिस दावा कर रही है कि मामले का सबसे बड़ा किरदार खत्म हो चुका है। लेकिन सूर्या की मां बाकी आरोपियों के भी एनकाउंटर की मांग कर रही हैं। एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे, उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। 7 लड़कों ने मिलकर किया है, तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। फिलहाल पुलिस असद के फरार साथियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो। तो सूर्या के कातिल असद का तो दी एंड हो गया है, लेकिन यूपी में एनकाउंटर को लेकर सियासत लगातार जारी है। असद के एनकाउंटर के बाद राजनीतिक बयानबाजी एनकाउंटर को लेकर फिर से तेज हो गई है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। और सूर्या चौहान के हत्यारे अरशद ने पहले एक नाबालिग बच्चे की हत्या की, उसके बाद पुलिस पर हमला किया, तो निश्चित रूप से उसको उसका जवाब मिलना था। उत्तर प्रदेश में किस तरह से एनकाउंटर हो रहा है सभी को पता है इस बात का।
और कोई भी अपराध हो, अपराधी के ऊपर अंकुश जरूर लगना चाहिए, लेकिन एज पर रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर्स। और जो भी अपराधी होगा, गलती करेगा, उसे दंडित किया जाएगा तुरंत इलाज। तो मैं योगी जी का इसके लिए धन्यवाद करूंगा, उनकी सरकार का पुरस्कार। वहीं सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा कॉलोनी में गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि इलाके की डेमोग्राफी ने खोड़ा को मिनी पाकिस्तान बना दिया है। इलाके में अब बुलडोजर एक्शन और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की मांग उठ रही है और पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल कैसे बना हुआ है, खुद वहां के लोकल लोगों से सुनिए। ये देखिए, यहाँ लोग हैं, ये सूर्या का घर है और यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी हुई है। मातम पुरसी के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग आए हैं और इनकी डिमांड है कि जिस लड़के का एनकाउंटर हुआ है उसकी बॉडी दिखाई जाए। ऐसा है, बॉडी तो ये देखिए, बॉडी चाहते हैं। हाँ जी जी, एक और मांग है, खोड़ा एक छोटा मिनी पाकिस्तान ये एरिया बन चुका है, क्योंकि ये जो मानसिकता वाले लोग हैं इन्हें मस्जिद और मदरसे से ही पूरी पावर मिल रहा है, जिसके कारण ये हमारे हिंदुओं भाइयों को उन मदरसों की जांच होकर के, जहां से ऐसे व्यक्ति जिहादी मानसिकता पढ़ाई जाती है, ऐसे मदरसों की जांच होकर के तत्काल रूप से सारे मदरसे बंद होने चाहिए। बुलडोजर और जितने भी अभी बचे हुए 6-7 बुलडोजर चलना चाहिए सब पे। तो ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि जो असद जिसका एनकाउंटर हुआ है उसकी एक तो बॉडी दिखाई जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। मुसलमानों घर में हथियार यहाँ पे अभी सरकार चेक करने आ गए ना, घर घर में हर एक घर में मिलेगा मुझे हथियार। वाले के अलावा हथियार दिखाओ, डंडा तक नहीं मिलता, बच्चों को क्या बोलेंगे। का घर चेक किया जाए तो असला, बारूद, बम, तमंचा हर चीज निकलेगी और हिंदुओं का घर पर किसी भी कोई भी चीज अपराध नहीं निकलेगा। यहाँ जो नाराजगी दिख रही है साफ, ये काफी बड़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं कि अगर शेर सिंह आपको दिखाएं और मैं पीछे चलूं तो काफी बड़ी भीड़ है, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गोड्डा। वहीं यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। खोड़ा में सूर्या के कातिल का हिसाब हुआ तो वहीं फिरोजाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर, लखनऊ और पीलीभीत तक पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कई मासूम के कातिल को गोली लगी तो कई हत्या के आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। वहीं संगठित अपराध से जुड़ी करोड़ों की संपत्तियों पर भी सरकार का बुलडोजर और कुर्की का वार लगातार जारी है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाए। ये हैवान कोई और नहीं, बदायूं का रहने वाला जितेंद्र है। इसने फिरोजाबाद की सड़क पर एक 1.5 साल के मासूम को पटक पटक कर मार डाला, क्योंकि वो बच्ची इसकी सनक और अवैध संबंधों में रोड़ा बन रही थी। लेकिन इस सनकी को नहीं पता था कि यूपी में अब हिसाब ऑन द स्पॉट होता है। योगी की पुलिस ने इस हत्यारे को घेर लिया और जब इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इसके दोनों पैरों में गोली मारकर इसका बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया। मैंने उस लड़की से पीछे छुड़वाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। अब चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहां शराब पार्टी में हुई कहासुनी के बाद दोस्तों ने लाठी डंडों से पीटकर एक युवक की हत्या कर दी और शव को जला दिया। लेकिन वारदात को अंजाम देकर भाग रहे इन शातिर बदमाशों का सामना मुजफ्फरनगर पुलिस से हो गया। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की और फिर वही हुआ जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ हो रहा है। जवाबी फायरिंग में शाकिब और आदिल नाम के बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा और उसके पास से 2 देसी तमंचे भी बरामद कर लिए। बदमाशों पर नकेल कसने की ये मुहिम राजधानी लखनऊ में भी दोगुनी रफ्तार से जारी है। लखनऊ पुलिस का डबल एक्शन देखने को मिल रहा है। कृष्णानगर और अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कृष्णानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए। वहीं एक महिला से छेड़खानी और हत्या के प्रयास के आरोपी को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घुटनों पर ला दिया। इलाकों में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को
फिलहाल घायल कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हम इस वक्त कृष्णा नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को जो है घायल किया है, जिनके ऊपर अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। रोहन उर्फ गुड्डू और साहिल के पैर में गोली लगी है। पीलीभीत के बिलसडा में पप्पू गुप्ता हत्याकांड के 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देर रात हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में आरोपी शिव और कुणाल को योगी फोर्स ने लंगड़ा बना दिया। दरअसल 28 मई को ही इस वारदात में कपड़ा कारोबारी पप्पू गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 9 आरोपी अभी भी फरार हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और गुंडों का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश लाउड एंड क्लियर है। जो भी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दहशत फैलाएगा, कानून को चुनौती देगा या आम इंसान के लिए समस्या बनेगा, उसका अंजाम या तो सलाखों के पीछे होगा या फिर पुलिस की गोली से उसका सीधा इलाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ यूपी में अपराधियों पर पुलिस का तगड़ा एक्शन है, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। दरअसल 15 साल से बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली टीएमसी को लेकर लोगों का जो आक्रोश दबा हुआ था, वो टीएमसी के नेताओं पर फूटने लगा है। कल अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और आज टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी को लोगों ने पीटा। टीएमसी इन हमलों का आरोप लगातार बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ये हमले टीएमसी का इमोशनल कार्ड तो नहीं है। गुंडाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीएमसी सांसदों पर हमला सुनियोजित या प्रायोजित? बंगाल में पब्लिक नाराज, टीएमसी का इमोशनल कार्ड। हिंसक राजनीति से सत्ता गई, उसी हिंसा से होगी भरपाई। ये 2 तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रेशर पॉलिटिक्स ने जनता को त्रस्त किया। पिछले 15 सालों में टीएमसी की जातियों से पब्लिक का पारा पूरी तरह हाई है और इस नाराजगी के साइड इफेक्ट्स का चैप्टर भी सामने आने लगा है। सबसे पहले रविवार सुबह टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले की इन तस्वीरों को देखिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ हुगली जिले में उस वक्त मारपीट की गई जब सांसद महोदय चंडीतला थाने में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कल्याण बनर्जी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है इसी दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और सांसद के साथ धक्का मुक्की और मारपीट तक की गई। कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कल्याण बनर्जी ने गाली गलौज और ड्यूज बॉल से सिर पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा, अब जनता तय करेगी इस तरह सांसदों को निशाना बनाना सही है या फिर गलत। A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. There is a government which is an autocrat government. There is a very jealous chief minister who is autocrat and who wants to kill all the Trinamool leaders there. कल्याण बनर्जी पर हमले की घटना ठीक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब शनिवार को ही सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। शनिवार को अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे, तभी उनके साथ मारपीट की गई। उन पर पथराव हुआ, उन पर अंडे फेंके गए, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इस दौरान भीड़ ने चोर चोर के नारे लगाए। हालात इस कदर बिगड़े कि उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था। मारपीट के बाद अभिषेक बनर्जी पीड़ित परिवार के घर पर काफी देर तक धरने पर बैठे रहे और इस मारपीट का आरोप बीजेपी पर मढ़ते रहे। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे तो स्ट्रेचर पर थे, मीडिया के कैमरों के सामने बेसुध पड़े थे। लेकिन जैसे ही अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा अभिषेक बनर्जी को भर्ती करने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी भड़क गई। लेकिन मीडिया के कैमरों को देखते ही ममता बनर्जी ने भी तुरंत माइक थामा और राहुल गांधी का नाम लेकर विपक्षी एकता का पॉलिटिक्स कार्ड खेल दिया।
गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पर बताया। ममता बनर्जी और टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी पर हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी ने भी पिछले 15 साल का इतिहास दोहराते हुए इसे टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा करार दिया। तो ममता बनर्जी अगर आप फिर से हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे, अभिषेक बनर्जी अगर आप फिर वो हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। उसके ऊपर जनरोष जिसको कहा जाता है जनरोष था और वो झूठा आरोप लगा रहे कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है। अब पार्टी के दो बड़े चेहरों पर हुए हमलों के मामले ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन इन हमलों के सुनियोजित या प्रायोजित होने के सवाल के साथ एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि बंगाल में टीएमसी राज के वक्त हिंसा के बगैर सत्ता नहीं मिलती थी और अब लगता है टीएमसी इसी हिंसा के जरिए पब्लिक की सहानुभूति बटोरना चाहती है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से पकड़ बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या बंगाल में अब गुंडों का इलाज अंडों से होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबर आई है कि बंगाल के बाजारों से अंडे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। आजकल बंगाल में हर टीएमसी नेता के ऊपर सड़े हुए अंडे फेंके जाने की खबर दिन ब दिन सामने आ रही है और टीएमसी के गुंडों को भी पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, अंडों की मार पड़ रही है। और ऐसी ही तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि बंगाल में अब अंडे सिर्फ गुंडों को सबक सिखाने के लिए खरीदे जा रहे हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे। अंडे आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और पौष्टिक आहार है। अंडे के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, लेकिन ये सब आप भूल जाइए क्योंकि अब अंडा सियासी बन चुका है। शौकत राय से लेकर अभिषेक बनर्जी तक सबके ऊपर इस तरह से सड़ा हुआ अंडा फेंका गया है। कोलकाता की एक बड़ी बाजार, गरियाहाट बाजार, उसमें अच्छे अंडे तो है। यहाँ पे आप देख पा रहे कई तरह के अंडे हैं। यहाँ पे पैकेज्ड अंडे हैं, यहाँ पे जो ब्रॉयलर अंडा है, यहाँ पे जो हास उसका अंडा है, लेकिन सड़ा हुआ अंडा मार्केट से बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है। सड़ा हुआ अंडा नहीं है। देखिए यहाँ पे 30 अंडे हैं, यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा 30 अंडे हैं, लेकिन जब भी हम सड़ा हुआ अंडा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक खत्म होते जा रहा है। ये स्टॉक खत्म होने का वजह है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अंडा सियासी बन चुका है। सड़ा हुआ अंडा लोग उठा ले जा रहे हैं और वो जिसके ऊपर वो नाराज है, जिसके ऊपर उसके गुस्सा है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक बुलडोजर का पहिया भी थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में 150 अवैध मकानों पर बड़ी कार्रवाई जारी है। तो बहरमपुर और आसनसोल, ये दो इलाके पश्चिम बंगाल के हैं जहां सरकारी जमीन से कब्जे हटाए जा रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या अवैध कब्जों के खिलाफ देश भर में बुलडोजर मॉडल अब नया प्रशासनिक फॉर्मूला बनता जा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें 3 हैं, राज्य 2 हैं, लेकिन एक्शन सिर्फ एक है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर का वार लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के बहरमपुर में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। आसनसोल के बराकर में रेलवे की जमीन खाली कराने के लिए कई झुग्गियों और अस्थायी ढांचों पर बुलडोजर चला। वहीं दिल्ली के शालीमार बाग में भी सुबह सुबह बड़ी डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए करीब 150 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50-100 नहीं, पूरे 150 मकान बुलडोजर की हिट लिस्ट में है और इन्हें गिराने के लिए महाबली वीकेंड के दिन भी पूरी रफ्तार से ऑन ड्यूटी है। दिल्ली के शालीमार बाग से सटे शालीमार गांव इलाके की ये तस्वीरें किसी भी अवैध कब्जेदार के लिए बड़ा संदेश है। वर्षों से 4-4 मंजिला मकान बनाकर रह रहे सैकड़ों परिवारों के आशियानों पर अब बुलडोजर चल रहा है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस इलाके में नजर जहां तक जाएगी अवैध निर्माण ही दिखाई देंगे। प्रशासन ने यहां 143 अवैध मकानों की पहचान की है और अब एक एक कर उन्हें हटाया जा रहा है। ये चिन्हित कर लिया गया है, इसके जद में
जितने भी मकान आएंगे सब तोड़े जाएंगे। तो इलाका जो है यहाँ से ये जितने भी अवैध निर्माण हुए थे और हाई कोर्ट ने इस पे आदेश किया था, 30 मई तक का समय दिया था, जो बीत चुका है। खास बात यह है कि यह पूरा एक्शन अदालती लड़ाई पूरी होने के बाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन घरों में रहने वालों से कहा था कि 30 मई तक सभी घर खाली किए जाएं। मियाद खत्म होने के बाद आज सुबह डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुछ लोगों ने पहले ही खुद घरों को खाली किया, जबकि कुछ लोगों का घर आज खाली किया गया। अब क्या करें, मकान टूट रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? किराए पे लेते तो 10-10 हज़ार रुपये किराया देना पड़ेगा, बिजली पानी का भी लालच से, अब बच्चों की पढ़ाई के मारे तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग यही। सरकार ने कुछ सहायता नहीं दी है आपको? कोई सहायता नहीं है। मेरा मकान बिल्कुल सामने खड़ा। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल। अच्छा कृष्णपाल, आप क्यों कोर्ट में कुछ आंदोलन वगैरह भी किया था? कोर्ट में आपने कुछ दस्तावेज पेश किया था क्या? कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली जी हमें। अच्छा, कोर्ट भी गवर्नमेंट की है, सब कुछ उन्हीं का है जी। आंदोलन भी चल रहा था, वो लोग कहाँ गए? आंदोलन कर रहे थे, बंद हो गया रात को, पुलिस वालों ने उठा दिया सबको बंद। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जारी है और बंगाल में भी अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेज दिख रहा है। तस्वीरों में देखिए, बहरमपुर में लाल दीघी से सटे इलाके में FCI गोदाम के पीछे सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों और ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय लोग लंबे समय से इस अवैध कब्जे की शिकायत कर रहे थे। जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को खाली कराया। यानी संदेश साफ है, चाहे दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो या देश का कोई और हिस्सा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात एक बहुत बड़े खुलासे की। दिल्ली और मुंबई को दहलाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह एक्शन खुफिया इनपुट के आधार पर लिया। इंटेल के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्त में आरोपियों से जब पूछताछ शुरू हुई तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान में जो हैंडलर्स बैठे हैं वो भारत के युवाओं तक पहुंच कैसे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मॉड्यूल की वो इनसाइड स्टोरी जिसने सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली और मुंबई की यह भीड़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के नापाक निशाने पर है। टारगेट पर रेलवे स्टेशन, टारगेट पर सरकारी इमारतें, टारगेट पर पार्क, टारगेट पर बाजार, टारगेट पर मंदिर। दिल्ली और मुंबई की ये तमाम जगहें पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं, जहां लोगों की भीड़ जुटती है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां लाखों लोगों का आना जाना होता है। The modus operandi of these individuals are basically to recruit local youth, and for that matter, both in Mumbai and for Delhi attacks, they have recruited the local youth. For Mumbai, they have picked up 2 Mumbai individuals, and for Delhi, they have recruited 3 Punjab-based. दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली मुंबई की अहम भीड़ वाली जगहों को दहलाने के लिए एक साजिश रची गई। And these are youngsters who have very little to do in life. They were given lure of some money. They were promised that they will be paid in lakhs, but that was only the promise after the execution of the. इन लोगों की रणनीति स्थानीय युवाओं को भर्ती करने की थी। मुंबई के लिए 2 और दिल्ली के लिए 3 लोगों को भर्ती किया गया था। 5 युवाओं को हमलों के बदले लाखों रुपए देने का वादा किया गया था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली और मुंबई को खास मकसद से टारगेट किया गया था। रेलवे स्टेशन, पार्क, पुल, सरकारी इमारतों और भीड़ वाली जगहों को हमले के लिए निशाने पर रखा गया था। इस आतंकी मॉड्यूल को लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। सभी आरोपी पाकिस्तान और दुबई में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। सुरक्षा एजेंसियां फंडिंग सोर्स, मास्टरमाइंड और स्थानीय मददगारों की तलाश कर रही है।
पकड़े गए लोगों के पास पाकिस्तान में बने हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें 4 ग्रेनेड, 2 ग्लॉक पिस्टल, 25 राउंड गोला बारूद शामिल है। जांच के दौरान एक नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली में आरोपियों के लिए ठिकानों की व्यवस्था करने और फंडिंग संभालने का काम करता था। As I told you, the Nepal link is about provision of logistics as well as financial support. स्पेशल सेल की जांच में सामने आया है कि पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव मुन्ना झिंगाड़ा, शहजाद भट्टी और दूसरे ISI सहयोगियों के साथ काम कर रहा था। पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने एक बड़ा धमाका हुआ था। इस कार ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई बेगुनाह लोग घायल हो गए थे। पिछले हमले से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को बेनकाब किया है, जिसके मंसूबे पूरे होते तो न सिर्फ बड़ा नुकसान होता, बल्कि भारत के दुश्मन ये साबित कर देते कि वो जब चाहें, जहां चाहें बम धमाकों को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल बड़ी चुनौती गिरफ्तार किए गए लोगों तक पहुंचने की है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने इतनी आसानी से इन्हें कैसे अपना मोहरा बना लिया? पाकिस्तान में बने हथियार इन लोगों तक कैसे पहुंच गए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप दुनिया भर में अपने अजीबो-गरीब फैसलों, बयानों और कामों के लिए लगातार जाने जाते रहे हैं। कई बार लोग उनकी बढ़ती उम्र को लेकर उनकी हरकतों को टारगेट करते हैं, कनेक्ट भी करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद 80 साल के होने जा रहे ट्रंप के दिल और दिमाग की रिपोर्ट कहती है कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सुपर फिट है। और मेडिकल रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि 80 साल के ट्रंप का दिल 80 साल का नहीं बल्कि 66 साल का है। ट्रंप कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। ट्रंप कब क्या कह दे कोई नहीं जानता। कब कहां चल दें कोई नहीं जानता। 14 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति 80 साल के हो जाएंगे, यानी जिस उम्र में इंसान रिटायर होकर चैन और सुकून की जिंदगी बिताता है, उस उम्र में ट्रंप की एग्रेसिव सोच ने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर रखा है। 80 की उम्र में ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं। 80 की उम्र में ट्रंप अपने बिजनेस का दायरा बढ़ा रहे हैं और 80 की उम्र में ट्रंप की सेहत पूरी तरह फिट एंड फाइन है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ट्रंप अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। लेकिन 80 साल के होने जा रहे ट्रंप का दिल उनकी उम्र से 14 साल छोटा है। 80 साल की उम्र में ट्रंप के ब्रेन को फुल मार्क्स मिला है और ट्रंप का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह काबू में है। आपको बता दें कि ट्रंप का मेडिकल चेकअप मंगलवार को वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में हुआ था और व्हाइट हाउस ने ट्रंप की नई मेडिकल रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की। 3 पन्नों की इस रिपोर्ट में उनकी सेहत को बेहतरीन बताया गया है। 22 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम की तरफ से कई तरह के शारीरिक और मानसिक जांच किए गए। ट्रंप की मानसिक क्षमता की जांच के लिए मॉनिटरियल कॉग्निटिव असेसमेंट यानी MOCA टेस्ट कराया गया। ये करीब 10 मिनट का टेस्ट होता है, जिसमें डिमेंशिया, अल्जाइमर या दूसरी मानसिक समस्याओं के संकेतों का पता लगाया जाता है। ट्रंप को इस टेस्ट में 30 में से पूरे 30 नंबर मिले। ट्रंप का सिटी स्कैन, हार्ट इमेजिंग, कैंसर स्क्रीनिंग और कई प्रिवेंटिव टेस्ट भी हुए। डॉक्टर्स ने उनके दिल का अल्ट्रासाउंड यानी इकोकार्डियोग्राम भी किया और डॉक्टर्स ने बताया कि ट्रंप की कार्डियक एज यानी दिल की वास्तविक उम्र उनकी असली उम्र से 14 साल कम है। ताजा मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप का वजन 238 पाउंड यानी करीब 108 किलो है। मेडिकल तौर पर यह मोटापे के करीब है, जबकि अप्रैल 2025 की पिछली मेडिकल जांच में उनका वजन 224 पाउंड यानी करीब 101.6 किलो था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि खाने पीने के शौकीन ट्रंप 80 साल में भी जमकर खाते हैं और फिट है। इतना ही नहीं, ट्रंप अपने साथियों के वजन कम होने पर उनकी तारीफ भी करने से नहीं चूकते। वैसे ट्रंप की सेहत को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल भी उठते रहे हैं। लोगों ने उनके हाथों पर बार बार नीले निशान देखे। पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि ये लगातार हाथ मिलाने की वजह से हुए। बाद में ट्रंप ने कहा कि बाएं हाथ का निशान मेज से टकराने और एस्प्रिन लेने की वजह से पड़ा। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के निशान आम और नुकसान रहित हैं। ट्रंप दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिनकी सेहत और मिजाज दोनों आज भी उनकी उम्र को मात देते हैं। और जिस तरह बिना किसी नतीजे की परवाह करते हुए ट्रंप ने ईरान से जंग छेड़ दी, उसने दुनिया को बता दिया कि ट्रंप 80 साल के बूढ़े नहीं हैं, बल्कि 80 साल के जवान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका और ईरान के बीच जिस परमाणु समझौते को लगभग तय माना जा रहा था, उस पर अब एक नया सस्पेंस खड़ा हो गया है। कहा जा रहा था कि डील पर सिर्फ ट्रंप के साइन बाकी हैं, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने ड्राफ्ट समझौते में बदलाव की मांग कर दी, बदलाव के निर्देश दे दिए।
अब सवाल यह कि आखिर डील डन क्यों नहीं हो पा रही है, किस बात पर अमेरिका अड़ा है और ईरान आखिर क्या चाहता है, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच अभी भी टकराव बना हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति है। क्या मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर सिर्फ एक विराम था? और क्या ट्रंप की नई तस्वीर तेहरान के लिए नया संदेश है? जिस डील को लगभग तय माना जा रहा था वह फिर से फंसती नजर आ रही है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसने कूटनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। तस्वीर में ट्रंप अमेरिकी सेना की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर वही आक्रामक आत्मविश्वास, उंगली सीधे सामने की तरफ तनी हुई, मानो किसी दुश्मन को चेतावनी दी जा रही है। उनके सिर के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। नीचे समुद्र में युद्धपोतों का बेड़ा आगे बढ़ रहा है और लिखा है यू आर गेटिंग डिस्कॉम्बुलेटेड, जिसका मतलब है आप भ्रमित हो रहे हैं। तो क्या माना जाए, अब ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता नहीं, महाविनाश का आगाज होगा, क्योंकि जिस तस्वीर को ट्रंप ने पोस्ट किया है वो तो यही बता रहे हैं। सेना की वर्दी में ट्रंप, संदेश ये कि कमांडर इन चीफ की भूमिका में ट्रंप किसी भी सैन्य विकल्प के लिए तैयार है। उंगली से इशारा, सीधा संदेश, चेतावनी या आखिरी अल्टीमेटम, फाइटर जेट्स, हवाई हमले की क्षमता और सैन्य दबाव का प्रदर्शन, वॉरशिप्स, खाड़ी और होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी ताकत का प्रतीक। हालांकि ट्रंप ने पोस्ट में कहीं भी ईरान का नाम नहीं लिखा, लेकिन टाइमिंग ने इस तस्वीर को बेहद अहम बना दिया है, क्योंकि इसी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फंसी कहां है? सबसे बड़ा विवाद ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास मौजूद उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर निकाला जाए और इसकी पूरी टाइमलाइन तय हो। वहीं ईरान सिर्फ इतना कह रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने को लेकर वो तैयार नहीं दिख रहा। दूसरा बड़ा विवाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। दुनिया के तेल कारोबार के लाइफलाइन माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर भी दोनों देशों की सोच अलग है। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे, जहाजों की आवाजाही पर कोई अतिरिक्त नियंत्रण या शुल्क न लगाया जाए, जबकि ईरान सुरक्षा के नाम पर अपनी निगरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। डील का तीसरा बड़ा मुद्दा अमेरिकी प्रतिबंध है। ईरान चाहता है कि समझौते के साथ ही आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिले ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके, जबकि अमेरिका चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाने की बात कह रहा है और पहले ईरान से भरोसेमंद कदम चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि हर पॉइंट पर लिखित ब्लूप्रिंट चाहते हैं। यूरेनियम कब हटेगा, कैसे हटेगा, कहां रखा जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा ट्रंप मांग रहे हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप डील तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी डील नहीं जिसमें भविष्य में कोई गुंजाइश बची रह जाए। यही वजह है कि जिस डील को कुछ दिन पहले लगभग तय माना जा रहा था, वो अब भी बातचीत की मेज पर अटकी हुई है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रंप और तेहरान के बीच ये सौदा आखिरकार फाइनल होगा या फिर एक बार फिर टकराव का खतरा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पेरिस में फुटबॉल में जीत के बाद उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, उत्पात मचाया, जो भी सामने आया उसे जला दिया या फिर तोड़ डाला। पुलिस ने दंगाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। 400 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल यह है कि पेरिस को जलाने वाले कौन थे जो दुनिया के इस खूबसूरत शहर में आग लगा रहे थे। कुछ इस तरह पेरिस में दंगे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। जल रहा था पेरिस, धधक रहा था पेरिस, सुलग रहा था पेरिस। सड़कों पर गाड़ियां तोड़ी गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, बस स्टैंड के शीशे तोड़ दिए गए। ये दंगाई यही नहीं रुके, इन्होंने पेरिस की महंगी महंगी दुकानों को भी तोड़ डाला। पेरिस को आग के हवाले करने वालों को पुलिस ने दौड़ाया, आंसू गैस के गोले छोड़े। एक एक दंगाई को फ्रांस की पुलिस ने डंडे मार मार कर खदेड़ा। बुडापेस्ट में जैसे ही पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन ने पेनाल्टी शूटआउट से आर्सेनल को हराया, चैंपियंस लीग का फाइनल जीता, ट्रॉफी उठाई, तो इधर पेरिस में आतिशबाजी शुरू हो गई। जीत का जश्न खौफ में बदल गया।